एक साथ मल्टीपल वैल्यूज को भी प्रिंट कर सकते हैं। तो जब आप एक साथ मल्टीपल वैल्यूज को प्रिंट करते हैं तो आउटपुट में उनको सेपरेट करने के लिए सेपरेटर का यूज़ किया जाता है। अगर आप सेपरेटर अपना बताएंगे तो आउटपुट में एक ही प्रिंट से मल्टीपल वैल्यूज जब प्रिंट होती हैं तो उनके बीच में सेपरेटर यूज होगा जो आपने बताया है। और अगर आपने नहीं बताया है तो बाय डिफॉल्ट सेपरेटर की वैल्यू स्पेस कंसिडर की जाती है। ठीक है, आज आगे बढ़ेंगे। तो मान लीजिए हम अपने पूरे प्रोग्राम में एक से ज़्यादा प्रिंट लगाना चाहते हैं। तो एक से ज़्यादा प्रिंट लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक प्रिंट और लगा दिया। लेट अस सपोज एप्पल और यहाँ पर मैंगो। उसके बाद एक प्रिंट और लगा दिया, मान लीजिए बाइक। तो अब इसका जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट में कैसा दिखाई देगा। पहले वाले प्रिंट से आउटपुट आया विराट। उसके बाद सेपरेटर की वैल्यू टैब स्पेस जो भी आपने लगा रखी है, फिर 34, फिर टैब स्पेस 110.5। उसके बाद एप्पल कहाँ पर आएगा आउटपुट में। प्रोग्राम में तो अलग प्रिंट स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, लेकिन आउटपुट में हम देखना चाहते हैं आउटपुट में ये वाला प्रिंट कहाँ लिखेगा। तो प्रिंट कह रहा है कि जहाँ पर अभी लिखा जा रहा था मैं तो उसी के आगे से लिखूंगा। तो पहले विराट आया, फिर स्पेस 34 आया, फिर स्पेस 110.5 आया। उसके बाद अब अगला वाला प्रिंट जो आएगा वो इसी के आगे लिखना शुरू कर देगा एप्पल। यानी कि 5 के बाद सीधा एप्पल, कोई टैब स्पेस भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा सेपरेटर? क्योंकि सेपरेटर दो वैल्यू के बीच में चलता है। इन दोनों के बीच में आ गया, इन दोनों के बीच में आ गया। अब इसके आगे कोई वैल्यू नहीं है। आप बोलोगे सर ये और ये नहीं है, तो ये प्रिंट बदल गया। ये सेपरेटर इसी प्रिंट की दो वैल्यू के बीच में यूज होगा। ठीक है, तो अब अगला वाला प्रिंट क्या करेगा, इसी जो पहले वाले प्रिंट की आखिरी वैल्यू थी उसी के जस्ट आफ्टर लिखना शुरू कर देगा। यानी कि 5 के बाद कोई स्पेस नहीं होगा, सीधा एप्पल आएगा। उसके बाद फिर अगला वाला प्रिंट अपनी दूसरी वैल्यू प्रिंट करेगा। तो दूसरी वैल्यू में क्या लगाएगा बाय डिफॉल्ट सेपरेटर। इस वाले प्रिंट में मैंने बताया नहीं है, तो क्या क्या यूज होगा यहाँ पर, स्पेस। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मैंगो। अब ये वाला प्रिंट खत्म हो गया। अब अगला वाला प्रिंट आएगा, तो अगला वाला प्रिंट अब बाय कहाँ लिखेगा, ओ के पास। क्योंकि अब मैंगो और बाय के बीच में स्पेस नहीं आएगा, क्योंकि वो अलग प्रिंट है, ये अलग प्रिंट है। तो सर ये तो फिर सही नहीं लग रहा देखने में, ऐसा आउटपुट तो सही नहीं है। तो फिर पाइथन ने क्या कहा, पाइथन ने कहा देखो जब कोई प्रिंट अपना काम पूरा करता है तो वो एंड अपना बता सकता है कि मुझे किससे एंड होना है। तो यहाँ पर हमने क्या करा, हमने यहाँ पर पहले वाले सेपरेटर, पहला वाला जो प्रिंट था उसमें सेपरेटर के साथ ही साथ एंड भी बताया। और मान लीजिए मैंने एंड बता दिया कॉमा। इसका मतलब है कि ये वाला प्रिंट जब अपनी सारी वैल्यूज को प्रिंट कर देगा तो अब ये कॉमा से एंड होगा। मतलब इस प्रिंट ने जो आखिरी वैल्यू प्रिंट करी है उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा, कॉमा। क्योंकि मैंने एंड बता दिया है, इस वाले प्रिंट का एंड किससे करना, कॉमा से करना। तो अब बताओ यहाँ पर कहाँ पर आ जाएगा कॉमा हमारा, 5 के बाद कॉमा आ जाएगा। और कॉमा के बाद फिर एप्पल स्पेस मैंगो। अब दूसरे वाला प्रिंट एंड हो रहा है मैंगो के बाद, क्योंकि मैंगो इसका आखिरी मैसेज होगा प्रिंट करने वाला। तो हम इसको भी कह सकते हैं कि आप अपना एंड किससे कर लो। मान लीजिए आप अपना एंड कर लो न्यू लाइन, स्लैश एन लगा दिया, तो ये वाला प्रिंट अपना एंड किससे कर लेगा, न्यू लाइन से
कर लेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर आउटपुट में क्या चेंज दिखाई देंगे मुझे, आउटपुट में बताइए क्या चीज दिखाई देंगे। मैंगो के बाद क्या आ जाएगा, न्यू लाइन, और ये बाय यहाँ से कहाँ आ जाएगा, न्यू लाइन पर आ जाएगा। तो इस तरह से प्रिंट के साथ तीन चीजें हमें पढ़नी होती हैं। पहला, प्रिंट, जिन वैल्यूज को प्रिंट कर रहा है वो कितनी भी हो सकती हैं। उसके बाद सेपरेटर होता है और एंड होता है। तो जो प्रिंट का सेपरेटर है वो प्रिंट की दो वैल्यू के बीच में चलता है, उसी प्रिंट की दो वैल्यू के बीच में चलता है। और जो प्रिंट का एंड है वो जब प्रिंट अपनी आखिरी वैल्यू प्रिंट करता है उसके बाद चलता है, सो डैट अगला वाला प्रिंट उसी के आगे ना लिखकर एंड जिससे हुआ है उसके बाद से लिखना शुरू करेगा। तो अब अगर हम यहाँ देखें तो इसका आउटपुट इस तरह से विराट टैब स्पेस 34 टैब स्पेस 110.5, फिर अब प्रिंट एंड हो रहा है क्योंकि आखिरी वैल्यू इसकी यही है, तो आखिरी वैल्यू प्रिंट होने के बाद एंड चलता है, एंड आ गया कॉमा, फिर उसी के आगे से अपना प्रिंट चलना शुरू हो गया एप्पल। अब दूसरे वाले प्रिंट ने दूसरी वैल्यू प्रिंट करनी है तो सेपरेटर आपको बताना, अगर आपने सेपरेटर नहीं बताया है तो डिफॉल्ट सेपरेटर का यूज हो रहा है स्पेस, स्पेस आ गया मैंगो। अब मैंगो इस दूसरे वाले प्रिंट की आखिरी वैल्यू है, तो अगर ये इसकी आखिरी वैल्यू है तो अब क्या होगा हमारा, ये अपना एंड करेगा, और आपने एंड क्या बता रखा है इसका, न्यू लाइन। ठीक है, तो अब न्यू लाइन आ गई आउटपुट में, ये आ गई न्यू लाइन। अब न्यू लाइन पर अगला वाला प्रिंट अपना काम करते हैं। सर मान लीजिए इसमें अगर हम थोड़ा सा चेंज कर दें, अगर मैं आपसे कहूँ कि मैंने लिखा 10 20 30 एप्पल मैंगो कॉमा, तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, जब इस प्रोग्राम को रन किया जाएगा तो क्या आउटपुट आना चाहिए इस प्रोग्राम का। 10 20 के बीच में कुछ रह गया तो बोल रहे हैं 10 स्पेस 20 स्पेस 30, फिर 30 के बाद एप्पल, फिर स्पेस मैंगो, फिर कॉमा, फिर बाय। ठीक है, अच्छा अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका आउटपुट आएगा 10 स्पेस 20 स्पेस 30 न्यू लाइन पर एप्पल स्पेस मैंगो, तो ऐसा कब हो सकता है, अगर मैं आपसे कहूँ कि इसके आउटपुट में 30 के बाद न्यू लाइन आएगी फिर उसके बाद एप्पल आएगा, ऐसा होने की क्या वजह हो सकती है। तो ऐसा होने की वजह यह हो सकती है कि जब हम अपने प्रिंट को एंड नहीं बताते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो एंड की वैल्यू क्या मान लेता है, /n मान लेता है। तो अगर मैं यहाँ पर एंड नहीं बता रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रिंट का एंड होता ही नहीं है, प्रिंट का एंड और सेपरेटर हमेशा ही होते हैं, आप बताएंगे तो आपके वाले होते हैं, और अगर आप नहीं बताएंगे तो पहले से ही उनकी डिफॉल्ट वैल्यूज होती हैं। सेपरेटर की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, स्पेस, और एंड की डिफॉल्ट वैल्यू होती है \n स्ट्रिंग वाले। अब आउटपुट देखिए क्या रहा, आउटपुट 10 स्पेस 20 स्पेस 30, अब 30 के बाद क्या आ गया, न्यू लाइन। क्यों आ गया न्यू लाइन, ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर मैं इस कोड में यहाँ लिख दूं एंड इक्वल टू \n, तो क्या आउटपुट आएगा, सेम या कोई डिफरेंस, सेम आएगा। तो इससे समझ में आ गया एंड की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, न्यू लाइन होती है। अगर आप लगाएंगे तो आप जो बताएंगे प्रिंट उससे एंड होगा,
और अगर आप नहीं बताएंगे तो प्रिंट न्यू लाइन से एंड हो रहा है। तो सर आपने लास्ट क्लास में जितने प्रोग्राम में प्रिंट लगाया था, क्या वहां भी ये सारी बातें थी? आंसर इज यस। तो फील क्यों नहीं हुई, आज क्यों फील हो रही है? क्योंकि आप रिकॉल करो, मैंने लास्ट क्लास में जितने भी प्रोग्राम बनाए थे, उन सारे प्रोग्राम्स में एक ही प्रिंट स्टेटमेंट लगाया था। दूसरा प्रिंट तो मैंने आज लगाया है। और जब एक ही लगाया था तो वो एंड किससे हो रहा है किससे नहीं हो रहा, फर्क ही नहीं पता चलेगा आउटपुट में। ठीक है। रही बात सेपरेटर की, तो लास्ट क्लास में सेपरेटर को हमने तब डिस्कस किया था जब प्रिंट एक से ज्यादा वैल्यू प्रिंट कर रहा है। जब एक प्रिंट से एक ही वैल्यू प्रिंट होगी तो ना सेपरेटर का कोई रोल आता है ना कोई एंड का रोल आएगा। ठीक है। चलो एक और प्रैक्टिस करते हैं इसी चीज के ऊपर। बताइए इसका आउटपुट क्या आ सकता है? इन्होंने बताया 10। उसके बाद समझे अगर हम, तो किसी भी प्रिंट का सेपरेटर उसी प्रिंट की दो वैल्यू के बीच में यूज होता है। अब जिस प्रिंट में ये सेपरेटर लगा हुआ है उस प्रिंट में तो एक ही वैल्यू है प्रिंट होने के लिए, तो सेपरेटर का होना या ना होना आउटपुट को इफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि ये यूज ही नहीं होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। अब प्रिंट अपनी आखिरी वैल्यू जब प्रिंट करता है तो फिर एंड होता है। अब यही इसकी आखिरी वैल्यू है क्योंकि एक ही तो वैल्यू है, तो अब एंड चलेगा इसका। और जब एंड चलेगा तो एंड किसका हो रहा है, इसका कॉमा से हो रहा है। तो यहाँ पर क्या आएगा, कॉमा। तो 10 के बाद क्या आ जाएगा, कॉमा। तो अब बताइए क्या अब न्यू लाइन आएगी? पहले वाले प्रिंट सब न्यू लाइन आएगी? क्यों आएगी? न्यू लाइन तो इसलिए आती थी ना क्योंकि एंड की वैल्यू न्यू लाइन होती थी। अब तो आपने एंड की वैल्यू कॉमा कर दी है, अब न्यू लाइन कहाँ रही? अब तो जो आपने कर दी है वो होगी ना। तो डिफॉल्ट वैल्यू का मतलब है जब मैं ना बताऊं, और अगर मैं बता दूंगा तो जब मैं बता दूंगा वो वाली होगी। अब जो डिफॉल्ट होती थी वो नहीं रही। ठीक है, तो अब ये वाला प्रिंट का आउटपुट इतना आ गया, इतना आउटपुट आ गया इस वाले प्रिंट। अब अगला वाला प्रिंट, सर इसमें तो कुछ है ही नहीं प्रिंट करने के लिए। तो प्रिंट ये नहीं कहता है कि अगर मुझे लिखा है तो मैं कुछ प्रिंट करके ही जाऊंगा। प्रिंट कह रहा है कि आप मुझसे 0 से लेकर n वैल्यूज तक प्रिंट कर सकते। इसका मतलब अगर आपने प्रिंट इस तरह से लिख दिया एम्प्टी, ये गलत नहीं है, ये भी सही है। तो ये क्या प्रिंट करेगा, कुछ भी नहीं करेगा क्योंकि आपने कुछ कराया ही नहीं है। लेकिन प्रिंट एंड तो फिर भी होगा। एंड अगर ये होगा तो इसका एंड मैंने बता रखा है। अब इसका एंड क्या है हमारा, डॉलर। तो अब इस वाले प्रिंट ने इसी के आगे लिखना है, और इसी के आगे जब लिखेगा तो क्या लिख देगा, सिर्फ वो डॉलर। अच्छा अभी बताओ, ये वाला प्रिंट पूरा हो गया, क्या अब अभी न्यू लाइन कहीं आई? नहीं, क्योंकि इसी प्रिंट से न्यू लाइन तब आती जब एंड की वैल्यू क्या होती, स्लैश है ना। कोई बात नहीं। अब अगला वाला प्रिंट आएगा, तो अगले वाला प्रिंट का आउटपुट क्या आएगा, इसी के आगे पाया जाएगा। अगर इसी प्रोग्राम में मैं ऐसे कर दूं तो बताइए आउटपुट क्या होगा? इसका मतलब हुआ इसका जो आउटपुट है पहले वाले प्रिंट का वो 10 कॉमा आएगा, अगले वाले प्रिंट का आउटपुट डॉलर आ जाएगा, और ये वाला प्रिंट डॉलर के आगे लिखेगा, कुछ लिखा ही नहीं है, तो एंड तो फिर भी होगा। अब मैंने बताया नहीं है
तो डिफॉल्ट एंड की वैल्यू क्या रही होगी, स्लैश एन यानी न्यू लाइन। तो न्यू लाइन से एंड होगा, तो इसने क्या बना दी, न्यू लाइन बना दी हमारी। और आउटपुट में क्या हो गया, आसान है एकदम। तो हम बहुत शॉर्ट में ऐसा कह सकते हैं कि एम्प्टी प्रिंट आउटपुट में क्या क्रिएट कर देता है। अब उसके पीछे वजह क्या होती है वो आपको पता होनी चाहिए। उसकी वजह ये होती है कि प्रिंट एम्प्टी है, उसने कुछ प्रिंट तो करा नहीं होगा, लेकिन एंड तो वो फिर भी होगा। और प्रिंट का एंड मैं अगर नहीं बताऊंगा तो बाय डिफॉल्ट एंड किससे होगा, उसका न्यू लाइन से होगा। एक बार दोबारा समझ लीजिए पहले वाले प्रिंट के लिए। पहला वाला प्रिंट अपनी पहली वैल्यू प्रिंट करेगा, दैट इज 10। अब उसके बाद क्या कोई और वैल्यू प्रिंट में है प्रिंट करने के लिए, नहीं। तो अब ये जो सेपरेटर है ये कह रहा है कि मैं तब यूज होता हूँ जब एक प्रिंट में दो वैल्यू के बीच में कुछ लिखना हो। अब इस वाले प्रिंट से तो एक ही वैल्यू प्रिंट हो रही है, दूसरी वैल्यू तो प्रिंट ही नहीं हो रही है हमारी। तो इसलिए सेपरेटर का कोई कंट्रीब्यूशन पहले वाले प्रिंट के आउटपुट में हुआ ही नहीं। अब ये वाला प्रिंट एंड होगा क्योंकि इसका काम पूरा हो रहा है हमारा। जब ये एंड होगा तो अपना एंड देखेगा क्या बताया गया है, तो इसका एंड क्या बताया गया है, कॉमा। अगर मैं ये नहीं बताता तो बाय डिफॉल्ट प्रिंट अपना एंड किससे कर लेता, न्यू लाइन से कर लेता। ठीक है, मैंने बता रखा है तो जो बताया उससे करेगा, तो आ गया कॉमा। अब पहला वाला प्रिंट कंप्लीट। अब अगला वाला प्रिंट कहाँ लिखेगा, जहां पे पहले वाले प्रिंट ने लिखना बंद किया है, उसी के जस्ट आफ्टर से अगला वाला प्रिंट लिखना शुरू करेगा। तो पहला वाला प्रिंट कहाँ तक लिख चुका है, कॉमा तक लिख चुका है। ठीक है, अगला वाला प्रिंट आया उसने आगे कुछ लिखना ही नहीं है क्योंकि कुछ प्रिंट कराया ही नहीं है, लेकिन एंड तो वो अपना फिर भी करेगा। जब उसने अपना एंड किया तो एंड किससे किया, जो हमने कहा उससे, डॉलर। ये आ गया डॉलर। अब ये वाला प्रिंट कंप्लीट हो गया। अब तीसरा वाला प्रिंट कहाँ से लिखेगा, जहां से प्रीवियस वाले प्रिंट ने लिखना बंद किया था, तो उसने डॉलर पे लिखना बंद किया है, तो अगला प्रिंट डॉलर के जस्ट आफ्टर से लिखेगा। अब इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं है मैंने, तो एंड तो अपना ये फिर भी करेगा। और जब ये एंड करेगा तो मैंने एंड भी नहीं बताया है, तो डिफॉल्ट एंड की वैल्यू क्या रहती है, स्लैश एन यानी कि न्यू लाइन। तो अब ये वाला प्रिंट क्या कर देगा, डॉलर के आगे न्यू लाइन क्रिएट कर देगा। तो अब न्यू लाइन पर आ गए यहाँ पर, ये हो गए। ठीक है, कर्सर मेरा यहाँ आ गया होगा आउटपुट में। अब ये वाला प्रिंट कहाँ से लिखना शुरू करेगा, जहां तक प्रीवियस प्रिंट ने लिख दिया था उसी के जस्ट आफ्टर से। तो इसके प्रीवियस प्रिंट ने कहां तक लिख दिया था, न्यू लाइन तक लिख दिया था। अब उसी के आगे से लिखना शुरू करेगा पाए। इस तरह से इसका आउटपुट ये आता है। कुछ नहीं करता, ये तो सेपरेटर है, आप जो चाहे वो वैल्यू ले लो। और ये इस प्रिंट की दो वैल्यू के बीच में चलेगा। दो वैल्यू तो आपने लिखी नहीं। हाँ, हर दो वैल्यू के बीच में होता है। अब मान लो आपने 10, 20, 30, 40 लिख दो। हर दो वैल्यू के बीच में सेपरेटर क्या आएगा, 10 हैश 20, 20 हैश 30, 30 हैश 40। उसके बाद प्रिंट एंड होगा। तो अब दो वैल्यू के बीच में स्पेस आएगा नहीं, क्योंकि मैंने सेपरेटर दे रखा है ना। तो वो जो स्पेस होता था वो कहाँ से आता था, क्योंकि सेपरेटर की वैल्यू ही क्या होती थी, स्पेस होती थी। तो सेपरेटर आप क्या देते हैं, आपको डिसाइड करना है। चलिए, अगर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो अगर आप उसे ध्यान से सुनेंगे तो आपको उसका सही आंसर पता है और आप सही आंसर देंगे। और अगर आप ध्यान से नहीं सुनेंगे, जल्दीबाजी करेंगे, तो आता हुआ आप गलत आंसर दे सकते हैं। और इस बात के बहुत ज्यादा चांस है, 80% चांस है कि आप गलत आंसर देंगे। सुनेंगे ध्यान से, देखते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए एक प्रोग्राम में सेपरेटर कितनी बार यूज किया जा सकता है, तो आप क्या आंसर देते हैं। आपको समझ में आ गया होगा क्या मैं कहना चाह रहा था। प्रेजेंस ऑफ माइंड। आपको क्वेश्चन ध्यान से सुनना है ना। जिन लोगों ने कहा कि एक बार, उन्हें लग रहा है सर सही आंसर है।
लेकिन क्वेश्चन को अगर आप दोबारा सुनोगे तो क्वेश्चन में यह पूछा गया था कि एक प्रोग्राम में, सेपरेटर का प्रोग्राम से कोई मतलब नहीं होता, सेपरेटर का तो प्रिंट से मतलब होता है। वो एक प्रोग्राम में अगर 50 प्रिंट लगे हुए हैं तो क्या हर प्रिंट में सेपरेटर एक एक बार नहीं आ सकता है? ओके, तो सेपरेटर और एंड प्रोग्राम से बिलोंग नहीं करते हैं, सेपरेटर और एंड इंडिविजुअल प्रिंट से बिलोंग करते हैं। हर प्रिंट में एक बार सेपरेटर और एक बार एंड लगाया जा सकता है, जरूरी नहीं है लगाना ही है, क्योंकि अगर आप नहीं लगाते हैं तो डिफॉल्ट वैल्यूज उनकी होती हैं सेपरेटर की स्पेस और एंड की न्यू लाइन। अब एक प्रोग्राम में कितनी बार लगेगा ये तो देखना पड़ेगा, उसमें कितने प्रिंट स्टेटमेंट लगे। तो हर प्रिंट स्टेटमेंट में मैक्सिमम सेपरेटर एक बार और एंड एक बार आ सकता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब जो मैंने अभी प्रिंट और सेपरेटर को लेकर प्रैक्टिस कराई है, उस पर मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको घर से करने को दे रहा हूँ। आप उन्हें बनाएंगे और बनाकर मुझे सबमिट करेंगे। कैसे करेंगे ये मैं आपको सिखा देंगे। जैसे जैसे टॉपिक पूरा होता जाएगा मैं हर टॉपिक पर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिनको आप असाइनमेंट्स कह सकते हैं, वो आपको देता जाऊँ। जैसे ये है, तो राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट द फॉलोइंग स्ट्रिंग इन स्पेसिफिक फॉर्मेट। तो आपको एक प्रोग्राम बनाना है जो आपको ये स्ट्रिंग प्रिंट करनी है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। तो इसमें आपको क्या सिखाने की कोशिश करी गई है कि फॉर्मेट स्ट्रिंग कैसे प्रिंट होगी, बीच में शुरू में स्पेस कैसे आएगा, फिर यहाँ स्पेस कैसे आएगा। अब सोचने वाले के नजरिए अलग अलग हो सकते हैं। पहला नजरिया क्या हो सकता है सोचने वाले का, कि हर एक लाइन एक प्रिंट से प्रिंट करा सकते हैं। इस लाइन को एक प्रिंट में डाल दिया, इस लाइन को दूसरे प्रिंट में डाल दिया, लेकिन फिर शुरू में टैब स्पेस लगाना पड़ेगा क्योंकि स्पेस आ रहा है। यहाँ शुरू में 2 टैब स्पेस लगाने पड़ेंगे। तो एक नजरिया तो है 1 2 3 4 5 6, 6 प्रिंट प्रोग्राम में लगाएंगे और फिर इस फॉर्मेट में /t का यूसेज करना सीख लेंगे। दूसरा नजरिया क्या हो सकता है कि सर पाइथन में तो मल्टीलाइन स्ट्रिंग होती है, इस पूरे को एक सिंगल स्ट्रिंग ही ना बना दे और उस पूरी सिंगल स्ट्रिंग को प्रिंट में लिख देते हैं। तो अब मल्टी लाइन पर अगर स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग को लिखने के 2 नोटेशन तो बताए गए थे आपके लिए। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड वाली बात है कि आप ये ना सोचें कि मैं 6 प्रिंट लगाऊंगा, फिर इस काम को तो किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हो। पाइथन के स्पेसिफिक सॉल्यूशन क्या है कि आप इस काम को और आसानी से कर सकते थे, आपको मल्टीलाइन स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट दिया गया। तो अब मल्टीलाइन स्ट्रिंग का फायदा यह है कि आपको टैब स्पेसिंग के लिए कोई कोड नहीं बनाना है, प्रोग्राम में स्पेस दे दो, आउटपुट में एज इट इज प्रिंट हो जाएगा आपका। चलिए, दूसरा प्रोग्राम बनाना है, WAP का मतलब राइट ए प्रोग्राम। आपको अपने 5 दोस्तों के नाम प्रिंट करने हैं और आउटपुट में वो पांचों नाम अलग अलग लाइन पर आने चाहिए, है ना। लेकिन आपको अपने प्रोग्राम में एक ही प्रिंट का यूज करना है, 5 प्रिंट यूज नहीं करने हैं। और स्ट्रिंग भी एक ही होनी चाहिए, 5 स्ट्रिंग भी नहीं होनी चाहिए। इट मीन, मान लीजिए आपके एक फ्रेंड का नाम है सोनू, दूसरे फ्रेंड का नाम है मोनू, तो ये गलत हो गया क्योंकि स्ट्रिंग अलग अलग हो गई, स्ट्रिंग एक ही रहनी है। सोनू, मोनू, चिंटू, पिंटू, अजय, विजय, और ये स्ट्रिंग ऐसे बंद होगी, तो यहाँ शुरू होगी, यहाँ खत्म होगी, प्रिंट एक ही होगा, ऐसे करके। लेकिन आउटपुट देखने वाले को सोनू के बाद न्यू लाइन आउटपुट में देखनी चाहिए मोनू, फिर आउटपुट में न्यू लाइन देखनी चाहिए, फिर आना चाहिए चिंटू, ऐसे करके आना। ठीक है। तीसरा प्रोग्राम सेम है, उन्हीं 5 दोस्तों के नाम आपको प्रिंट करने, आउटपुट में अलग अलग लाइन पर आने चाहिए, एक ही प्रिंट यूज करना है। लेकिन इस बार 5 नाम 5 अलग अलग स्ट्रिंग होंगे, मतलब ये सोनू अलग हो गया, मोनू अलग हो गया, चिंटू अलग हो गया, पिंटू अलग, तो 5 अलग अलग स्ट्रिंग हमारे। ठीक है। अगला प्रोग्राम भी सेम है, उन्हीं 5 दोस्तों के नाम फिर से प्रिंट करने हर लाइन पर, लेकिन इस बार प्रिंट एक नहीं लगाना है, प्रिंट 5 लगाने हैं। एक प्रिंट से एक दोस्त का नाम, दूसरे प्रिंट से दूसरे का नाम, तीसरे से तीसरे का। आखिरी प्रोग्राम ये कह रहा है कि अपनी मर्जी से कोई भी स्ट्रिंग आप ले लें,
जिसमें स्लैश टी और स्लैश एन आते हैं। अपनी मर्जी से कोई भी स्ट्रिंग आप ले लें जिसमें स्लैश टी और स्लैश एन आते हैं। लेकिन जब आप आउटपुट में उस स्ट्रिंग को देखेंगे तो वहां पर स्लैश टी का मतलब टैब स्पेस नहीं होना चाहिए, स्लैश एन का मतलब न्यू लाइन नहीं होना चाहिए। आउटपुट में ये दोनों एज इट इज प्रिंट होने चाहिए, स्लैश टी आउटपुट में स्लैश टी ही दिखना चाहिए, टैब स्पेस नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको 5 क्वेश्चन मैं करने को दे रहा हूँ। कैसे पहुंचेंगे आपके पास? तो जो हमने क्लासरूम ग्रुप बनाया हुआ है, आई होप अब तक सारे लोग उस क्लासरूम ग्रुप में ज्वाइन कर चुके होंगे। मेरे पास जो डेटा अवेलेबल है आप लोगों का, उसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो 50 स्टूडेंट इस ग्रुप में ज्वाइन कर चुके हैं, जिसमें से मोस्टली स्टूडेंट क्लास में है, 8-10 स्टूडेंट ऑनलाइन है। ठीक है, तो अब हाँ, आपकी पहली क्लास है, तो आप जब जाएंगे यहाँ से तो नीचे अकाउंट में जो मधुर सर होते हैं उनसे आप ग्रुप का लिंक लेके जाइए। उसमें आपको अब तक जो क्लास हुई है उनकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। वो पहले वेरीफाई करेंगे ना, तब वो आपको देंगे, कोर्ट से भी हो जाता है वो भी ठीक है। तो अब यहाँ पर मैंने क्या करा, आपको एक असाइनमेंट दिया, प्रिंट असाइनमेंट, और ये मैंने आपको अपलोड कर दिया। जैसे ही मैं अपलोड करूंगा ये सारे स्टूडेंट जो इस ग्रुप में हैं उनके पास पहुंच जाएगा। अब आप मुझे सबमिट कैसे करेंगे ये मैं आपको बता दूँ। तो अब जब आप इसको अपने कंप्यूटर पर ओपन करके देखेंगे तो मेरी तरफ से ये 51 कैंडिडेट्स को पहुंच चुका है, कोई एक और ऐड हो गया अभी, चलो जो भी है। तो अब यहाँ पर जब आप इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पर व्यू असाइनमेंट एक ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करेंगे, और जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा आपके लिए, ऐड वर्क। मेरे में नहीं आ रहा है, मैं होस्ट हूँ, बट आपके में आएगा ऐड वर्क, और उसका सिंबल भी होता है शायद प्लस, तो कुछ प्लस का सिंबल बनकर आया होगा या ऐड वर्क लिख कर आया होगा। आप जब उस पर क्लिक करेंगे तो उसके आगे ऑप्शन आएगा फाइल या अपलोड, इनमें से कोई एक आएगा। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपसे पूछेगा कि आपने जो प्रोग्राम बनाए हैं वो कहाँ बनाए हैं अपने कंप्यूटर में, उनको आप अटैच कर दीजिए जैसे जीमेल पर अटैचमेंट अटैच करते हैं। उसके बाद फिर सबमिट का बटन आएगा, या ओके का बटन आएगा, या असाइन, या जो भी है वो आप देख लेना कौन सा बटन आ रहा है, पे क्लिक कर दोगे, फिर उसके बाद मेरे पास आ जाएगा। और जो लोग ऐसा करते रहेंगे यहाँ पर ये नंबर बढ़ता चला जाएगा। तो 0 ये वो है उन लोगों का काउंटिंग है जिन्होंने अब तक सबमिट कर दिया। ठीक है, तो ये जैसे जैसे आप सबमिट करते जाएंगे वैसे वैसे आपका यहाँ पर ये बढ़ता चला जाएगा, और इस पर मैं क्लिक करूंगा तो उन लोगों के नाम भी आने शुरू हो जाएंगे कि किन किन लोगों ने मुझे सबमिट कर दिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कब तक सबमिट करना है असाइनमेंट? एज सुन एज पॉसिबल, क्लास खत्म होगी, क्लास खत्म होने के 1 घंटे बाद आप घर पहुंच जाओगे, 1 घंटे आप रिफ्रेश हो गए, 2 बजे तक सबमिट कर दो। कॉलेज जाओगे, ऑफिस जाओगे, वो भी टाइम कंसिडर कर लो तो शाम तक कर देना, 7 बजे तक, 8 बजे तक कर दो। सर नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं हो जाएगा, कल क्लास में एंट्री हो जाएगी, बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, आप पढ़ने आए हैं, आप पढ़कर जाएंगे तो जिस पर्पज के लिए आए थे वो पर्पज पूरा होगा, अदरवाइज जैसे आए थे वैसे चले जाएंगे ना। मेरे पढ़ाने से, मैं यहाँ जो पढ़ा रहा हूँ
उससे चीज़ें आसान लगेंगी, क्लास में रहते हुए अच्छी लगेंगी, समझ में भी आएंगी, लेकिन आएंगी नहीं। आएंगी तब जब आप घर जाके खुद से अपने हाथों से करोगे। अपने हाथों से किया हुआ ही समझ में आता है। दूसरे का बताया हुआ समझाया हुआ उस समय अच्छा लगता है, उसके बाद वो चला जाता है, फिर चला जाता है ना। चलो, तो इस बात को जितनी जल्दी समझ जाओगे, जितनी जल्दी सीख लोगे, उतना फायदे में रहोगे। जितना लेट समझोगे उतना नुकसान में चले जाओगे, क्योंकि ये असाइनमेंट आने वाले टाइम पर बढ़ते चले जाएंगे। आज तो वही छोटा सा टॉपिक है, और मुझे लगता है सब ओरल असाइनमेंट है। मुश्किल से 3 से 5 मिनट लगेंगे इन 500 प्रोग्राम को बनाने में, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। चलो, अभी आप शुरू कर रहे हो, 10 मिनट लगा लो, 15 मिनट लगा लो, आधा घंटा लगा लो, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। आधा घंटे नहीं लगेगा, या तो बनेगा ही नहीं फिर। अगर आधा घंटे से ऊपर चला गया आपका, तो बनेगी नहीं फिर आप, क्योंकि फिर समझ ही नहीं आ रहा है। और अगर थोड़ा बहुत भी आया होगा तो उतना ही टाइम लगेगा, उससे ज्यादा लगेगा भी। ठीक है। आने वाले टाइम पर ये क्वेश्चंस बढ़ते चले जाएंगे। मेरे पास हर टॉपिक के असाइनमेंट्स हैं, और एक एक टॉपिक में 5 नहीं, 50-50 क्वेश्चन होंगे एक एक टॉपिक। अब जैसे मैं स्ट्रिंग की बात करूँ, तो जब मैं स्ट्रिंग हैंडलिंग पूरी कर दूंगा आपकी, तो इसके असाइनमेंट में जाऊंगा, 30 क्वेश्चन है इसमें। ठीक है। ऐसे ही एक और असाइनमेंट होगा, और आगे बढ़ेंगे, जिसको मैंने मिक्स कर दिया है, सारे टॉपिक को मिला दिया है। इसमें 130 क्वेश्चन। तो आपको 24 घंटे भी कम लगने शुरू हो जाएंगे, कि 24 घंटे ही क्यों होते हैं, ज़्यादा क्यों नहीं होते, है ना। तो इसलिए काम को पेंडिंग मत रखना, काम को अपना कंप्लीट करते हुए चलना। मेरी तरफ से कोई आपको इनाम नहीं मिलेगा अगर आपने बना दिया। मेरी तरफ से कोई पेनल्टी नहीं है, कोई पनिशमेंट नहीं है, क्यों नहीं बनाया। आपके लिए है, पढ़ोगे आपको फायदा मिलेगा, नहीं करोगे तो आपको नुकसान मिलेगा। इसमें मेरा कोई फायदा, मेरा कोई नुकसान नहीं है, आपकी चीजें। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। आगे के अब जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, उनको हम अगर इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं पाइथन में, तो हमें कुछ पाइथन के फंडामेंटल्स पता होने चाहिए। जो वो फंडामेंटल्स पता होंगे, तो हम काम कर पाएंगे। जैसे अगर आप बैंक में जाते हैं, तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप बीटेक फर्स्ट क्लास हो या एमसीए फर्स्ट क्लास हो, या आपने बीए कराया या एमकॉम कराया। आपको बैंक की फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए। बाउचर क्या है, डीडी क्या है, या और चीजें क्या क्या होती हैं। जब तक आप उन टर्म्स को नहीं जानते होगे, आपकी सारी नॉलेज बेकार है जो आपने कॉलेज में पढ़ी है। तो ऐसे तो सर हर फील्ड में ही होता होगा। जिस फील्ड में हम जाएंगे उस फील्ड से रिलेटेड कुछ ना कुछ नए टर्म्स होते ही होंगे पहले, तो हमें पहले उन्हें सीखना होता होगा। जरूरी है कि हमने उन्हें बीटेक में, 10th में, 12th में पढ़ी रखा होगा। और जो लाइफ की सच्चाई है वो ये है कि जो हम पढ़ते हैं अपनी लाइफ में, उसका 20% यूज होता है आगे की लाइफ। बाकी 80% सब कुछ नया ही मिलता है आपके लिए जहाँ भी जाओगे। ठीक है। तो अब जब आप पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आगे बढ़ रहे हैं, तो पाइथन से रिलेटेड भी तो कुछ फंडामेंटल होने चाहिए, कुछ टर्मिनोलॉजीज होनी चाहिए, जिनका यूज आगे हम करेंगे बोलने में, लिखने में, समझने में। तो अगर हम उन वर्ड्स को जानते होंगे, तो हमारे लिए चीजें आसान हो जाए। तो पहले उन्हीं को समझ लेते हैं, है ना। ये वो चीजें हैं जो जावा पढ़ाते समय स्किप कर दी जाती हैं। क्यों? क्योंकि ये माना जाता है कि ये तो आपने सी लैंग्वेज में पढ़ लिया होगा। और जब हम पाइथन लैंग्वेज पढ़ते हैं, तो पाइथन के बारे में ये कहा जाता है कि ये आपकी लाइफ की पहली लैंग्वेज हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि इसमें हम वो भी पढ़ाएंगे जो सी के अंदर पढ़ाया जाता था। दैट मीन्स अगर किसी ने पहले कभी कोई लैंग्वेज नहीं पढ़ी है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो सी में पढ़ाया जाता था और पाइथन में, जावा में या डॉट नेट में यूज होता है, वो हम पाइथन में जरूर पढ़ाते हैं। जावा में कोई नहीं पढ़ाता। क्यों नहीं पढ़ाते भाई? जावा वाले पढ़ा देंगे तो क्या चला जाएगा उनका? उनके पास अपने इतने सब्जेक्ट्स हैं, इतने टॉपिक्स हैं, कि उनको अपने टाइम कम पड़ जाता है जावा पढ़ाने में। अगर वो सी के फंडामेंटल पढ़ाना शुरू कर देंगे, तो उनका कोर्स और लंबा चला जाएगा। और अगर हम पाइथन में ये फंडामेंटल नहीं पढ़ाएंगे, तो पाइथन 1 महीने में खत्म हो जाएगी। इससे ज्यादा की पाइथन ही नहीं है सर। अगर किसी ने सी पढ़ रखी है पहले, और वो कहते सर मुझे सी आती है, ऑल क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, पाइथन पढ़ा दो, 1 महीना बहुत है पूरा पाइथन पढ़ने में। कोई कहते नहीं सर मैं तो पहली बार पढ़ रहा हूँ, तो सर वो जो 1 महीना सी में लगाया था वो यहाँ लगाना पड़ेगा।
तो कम से कम महीने भर हमें क्या पढ़ने हैं, वो कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होते हैं, तब जाके पाइथन अगले 1 महीने में खत्म हो जाती है। अक्सर सुना होगा मार्केट में, ये तो सबसे आसान लैंग्वेज है, महीने भर में खत्म हो जाती है। तो ये उन लोगों के लिए बात कही गई है जिन्होंने पहले से कोई लैंग्वेज पढ़ रखी। जिन्होंने कभी कुछ नहीं पढ़ा है उनको 2 से 2.5 महीने देने पड़ेंगे इसके लिए भी। चलिए तो वो पढ़ते हैं फिर अब। तो इनमें काफी लोगों ने जो पढ़ रखी है सी, सब आप ऐसा लगेगा सभी तो जान पहचान के हैं, बट आप अपने बारे में ना सोचें, उन लोगों के बारे में सोचें जो पहली बार कोई लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। पाइथन लैंग्वेज फंडामेंटल। पहले मैं लिख देता हूँ क्या क्या मैं पढ़ाऊंगा, फिर एक एक करके उसको एक्सप्लोर करेंगे। करेक्टर सेट, कीवर्ड्स, लिटरल्स, कमेंट्स, वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स, टाइप कन्वर्जन, यूजर इनपुट, कंडीशंस, लूपिंग, ये सारी चीजें सी में, सी प्लस प्लस में पाई जाती हैं। अब इनको वन बाय वन एक्सप्लोर करते हैं। इस इस टर्म को एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर हम बात करें यूनिट्स ऑफ मेमोरी, यूनिट ऑफ मेमोरी, मेमोरी को जब हम बोलते हैं, मेमोरी को आप मेमोरी बोलो, प्रोनाउंसिएशन कुछ भी हो सकता है। तो यूनिट क्या क्या होती हैं, जैसे मैंने कहा मेरे पास एक मूवी है, किसने पूछा मूवी का साइज कितना है, मैंने बोला 500। 500 क्या, 500 किलो, 500 ग्राम, 500 क्या, कुछ तो होगा 500, क्या बोलेंगे, MB। तो ये क्या यूनिट, मेमोरी को रिप्रेजेंट करने की यूनिट क्या है, यही तो होती है MB, मेगाबाइट जैसा आप कह रहे हो। तो अब और भी होती है क्या, हमने कहा और इससे आगे बढ़ जाओ तो फिर क्या होता है, 1024 MB इक्वल टू 1 GB, 1024 GB इक्वल टू 1 TB। और भी है सर आगे, बट हम एक आम इंसान की लाइफ की बात करें तो MB GB तक चलती है। और अभी रिसेंटली लैपटॉप आने शुरू हो गए 1 TB वाले, तो लोगों ने सुनना शुरू कर दिया 1 TB। बाकी जो टेक्निकल लोग हैं वो तो सब जानते ही हैं, आगे तक भी, इससे पहले तक का भी। तो अब हम इससे पहले की बात करें कि सर MB से पहले क्या है, MB से पहले भी कुछ आता है, हमने कहा KB आता है। तो 1024 KB इक्वल टू 1 MB। हमने कहा कोई भी किलोबाइट, किलोबाइट से पहले भी कुछ आता है, हमने कहा 1024 बाइट इक्वल टू 1। हमने कहा बाइट, बाइट से भी छोटा कोई होता है, हमने कहा
बाइट से छोटा भी होता है, लेकिन अब 1024 वाला कॉन्सेप्ट नहीं रहा। अब क्या है हमारा, 8 बिट्स इक्वल टू 1 बाइट। अब 1024 का गणित नहीं रहा, 1024 बिट्स इक्वल टू 1 बाइट, ये गलत है। फिर आगे की गणित 1024 पे चलते हैं, 8 बिट्स मिलकर 1 बाइट बनाते हैं। ठीक है सर, बिट से छोटा कोई और, वो तो इसके बीच में आ गया था, 3 या 4 होता है ना, 4 का निबल जो आप कह रहे हैं वो बीच में आ गया है ना। तो अब अगर मैं आपसे कहूँ बिट, बिट से छोटा क्या होता है, बिट, बिट से छोटा क्या होता है, हमने कहा इससे छोटा कुछ नहीं होता, इससे छोटा तो मतलब चीज है ही नहीं, बिट से छोटा कुछ नहीं। बिट क्या होती है, या तो 0 होती है, या इससे छोटा कुछ नहीं होता कंप्यूटर में। तो सबसे छोटा साइज हमारे कंप्यूटर में बिट होता है, फिर उससे बड़ा बाइट, उससे बड़ा किलोबाइट, फिर एमबी, जीबी, टीबी, पीबी, जेडबी, पता नहीं और कौन कौन से आ गए। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी क्या कहलाई फिर, बिट। इससे छोटा नहीं हो सकता। मैंने पाइथन का जो प्रोग्राम लिखा इससे पहले, उसमें ये पाइथन का प्रोग्राम, पाइथन का प्रोग्राम अगर मैं डिफाइन करूं तो ऐसा कह सकता हूं, कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट। अब हमने प्रिंट स्टेटमेंट ही पढ़े हैं, तो तीनों के तीनों प्रिंट स्टेटमेंट ही हैं। आगे जाकर और भी स्टेटमेंट पढ़ेंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट, इटरेटिव स्टेटमेंट, फंक्शनल स्टेटमेंट, है ना। आगे चलकर स्टेटमेंट के भी बहुत सारे डिवीजन हो जाएंगे, बट अभी हम सिर्फ प्रिंट स्टेटमेंट को ही जानते हैं। तो लेकिन ओवरऑल अगर एक जनरल वे में बोला जाए कि प्रोग्राम क्या होता है, तो आप ये कहेंगे किसी से कि भाई प्रोग्राम कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट होता है। ठीक है, अलग अलग तरह के स्टेटमेंट हो सकते हैं, है ना। तो अब कोई आपसे बोले अच्छा ठीक है, स्टेटमेंट क्या होता है, प्रोग्राम इज ए कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट क्या होता है, हमने कहा एक स्टेटमेंट के अंदर बहुत सारे करेक्टर होते हैं, जैसे पी, आर, आई, एन, टी। तो सर ऐसे बोल दो, एक स्टेटमेंट में कई सारे वर्ड्स होते हैं, वैल्यूज होती हैं, जैसे प्रिंट एक वर्ड हो गया, विराट एक वैल्यू हो गई, ये एक वैल्यू हो गई, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये हो गई। या आप ऐसे कह सकते हो कि एक स्टेटमेंट के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, करेक्टर्स होते हैं, पी, आर, आई, कॉमा, डबल कोट, कॉमा, 1 पॉइंट, कॉमा, फिर कोट, फिर स्लैश। तो आप अगर इंडिविजुअल को फोकस करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, करेक्टर। अब हमने कहा करेक्टर किससे मिलकर बना है, प्रोग्राम मिलकर बना है स्टेटमेंट से। एक स्टेटमेंट मिलकर बना होता है बहुत सारे करेक्टर से, करेक्टर किससे मिलकर बना है, हमने कहा शुरू यही से होता है, इससे पहले कुछ नहीं। सबसे छोटी यूनिट प्रोग्राम में क्या है, करेक्टर। अब इससे भी कम क्या लिखोगे, कि कीबोर्ड में कम से कम इतना तो लिखोगे ही एक बार में। अब ऐसा तो नहीं, पी बनाने के लिए मुझे 4-5 की प्रेस करनी पड़ेंगी तब पी बनेगा, प्रिंट लिखने के लिए मुझे 5 की टाइप करनी पड़ी। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोग्राम, मेमोरी की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो मैंने आपको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल लिया था। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोग्राम इज नोन एज करेक्टर। सबसे छोटा जो प्रोग्राम में लिखा जाएगा उस यूनिट को हम क्या बोलते हैं, करेक्टर कहते हैं। अनडिवाइडेबल यूनिट ऑफ प्रोग्राम इज नोन एज करेक्टर। जो अनडिवाइडेबल है प्रोग्राम के अंदर, जिसको फर्दर और आप तोड़ नहीं सकते, क्या बोलते हैं उसे, करेक्टर। तो करेक्टर की दो डेफिनेशन होती हैं प्रोग्रामिंग में। पहली, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोग्राम इज नोन एज करेक्टर, या अनडिवाइडेबल यूनिट ऑफ प्रोग्राम इज नोन एज करेक्टर। दोनों का मतलब एक ही है।
ठीक है, अब बात करते हैं सेट। सेट का मतलब क्या है? समूह। कौन कौन से करेक्टर्स हमारे पाइथन में आते हैं जिनका यूज करके हम स्टेटमेंट को लिख सकते हैं? तो देखने से पता चल रहा है, इंग्लिश के लेटर्स आते हैं, सिंबल आते हैं, ब्रैकेट, कोट, कॉमा, डिजिट भी आती है, 3, 4। तो अब अगर कोई आपसे पूछे कि करेक्टर सेट अभी क्या क्या दिख रहा है आपको, तो आप बोलेंगे अल्फाबेट्स दिख रहा है, डिजिट्स दिख रही हैं, सिंबल्स दिख रहे हैं, स्पेशल करेक्टर होते हैं, /t/n। इन सब से मिलकर क्या तैयार हुआ? हमारा करेक्टर सेट तैयार। ठीक है, इन्हीं का तो यूज करते हैं स्टेटमेंट को लिखने में। ठीक है, तो कोई भी करेक्टर जो हमारा यूज होता है स्टेटमेंट लिखने में, वो करेक्टर सेट से बिलोंग करता होगा। अच्छा, अब किसी ने हमसे ये क्वेश्चन पूछा कि अगर मैं अपने स्टेटमेंट को बनाने में, मान लीजिए मैं फिजिक्स को लेकर कोई कोड बना रहा हूं, तो मुझे उसमें अल्फा, बीटा, गामा, सिग्मा, पाई, ये सारे करेक्टर मुझे लिखने हैं, ओमेगा, थीटा, ईटा। तो क्या मैं इनको यूज करके स्टेटमेंट बना सकता हूँ? मुझे कोई वैल्यू दिखानी है जिसकी यूनिट साथ में दिखानी है, तो क्या मैं दिखा सकता हूँ ऐसे करके? क्या ये करेक्टर्स यूज हो सकते हैं पाइथन के प्रोग्राम में, क्योंकि हम आउटपुट में दिखाना चाहते हैं? क्या का, खा, गा, इनका यूज हो जाएगा? डिजिट आपने 1, 2, 3, 4, 5 की बात करी, हिंदी की डिजिट आ जाएंगी? 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। क्या इनका यूज हो सकता है? ये भी तो डिजिट ही है। इंग्लिश में डिजिट तो आपने लिख दी, हिंदी की डिजिट लिख दोगे, रोमन में डिजिट लिख लोगे, 1, 2, 10, 5, रोमन डिजिट लिखनी है तो लिख सकते हैं क्या रोमन डिजिट? ये भी तो करेक्टर ही हो सकते हैं फिर। जब ABCD 1, 2, 3, 4 करेक्टर हैं, तो इनको आप शामिल नहीं करोगे? तो अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट थोड़ा सा वाइड हो गया। अब हमें शुरू से सीखना पड़ेगा इस पूरे बात को समझने के लिए। देखो, इनिशियली जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बन रही थी, तो ज्यादातर जो रिसर्च होती थी कोडिंग में, वो US के अंदर होती थी, है ना? तो वहां पर सबसे पहले एक करेक्टर सेट बनाया गया जिसका नाम रखा गया एस्काई करेक्टर सेट। एस्काई करेक्टर सेट में फुल फॉर्म जो भी है, लेकिन ए का मतलब क्या है उसमें? अमेरिकन। तो अमेरिका के अंदर ये करेक्टर सेट डेवलप किया गया था, और इस करेक्टर सेट में कुछ करेक्टर्स को शामिल किया गया, 128 करेक्टर्स को शामिल किया गया है। उन 128 करेक्टर में इंग्लिश के लेटर्स आ गए, डिजिट्स आ गई इंग्लिश वाली, सिंबल्स आ गए, प्लस माइनस कॉमा, ये सब। डॉलर करेंसी सिंबल आ गया, क्योंकि अमेरिका का करेंसी सिंबल डॉलर था। इंडिया का जो रुपी सिंबल होता था, बात 1960 की हो रही है, ये थोड़ी आ जाएगा। या जो आजकल चल रहा है, ये थोड़ी आ जाएगा, है ना? तो अमेरिका वालों ने करेक्टर सेट बनाया जिसका नाम रखा एस्काई करेक्टर सेट। अब कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब बनाई जाती है, तो बनाने वाले को करेक्टर सेट की जरूरत पड़ती है। तो ये करेक्टर सेट कंप्यूटर साइंस में अवेलेबल था। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब बनाई गई, तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में
इस करेक्टर सेट को अडॉप्ट कर लिया गया, ठीक है। लेकिन इस करेक्टर सेट के अगेंस्ट बहुत सारी बातें हुई, अलग अलग कंट्रीज ने ऑब्जेक्शन उठाए कि इसमें तो सिर्फ अमेरिका वाले करेक्टर ही आ गए, हमारी कंट्री का तो कोई करेक्टर ही नहीं है, हमारे यहाँ पर फिर प्रोग्रामिंग कैसे आगे बढ़ेगी। तो फिर क्या किया, इस करेक्टर सेट को एनहेंस किया गया और एक दूसरा करेक्टर सेट बनाया गया, लैटिन, LATIN, लैटिन करेक्टर सेट। और इस करेक्टर सेट को डबल कर दिया गया, 128 करेक्टर्स, अब इसमें कितने करेक्टर कर दिए गए, 256 करेक्टर्स को कर दिया गया। इसमें कुछ और सिंबल्स को ऐड कर दिया गया, लेकिन फिर भी हर कोई सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा। 256 करेक्टर वर्ल्ड वाइड तो बहुत है, हिंदी में देखो कितने सारे हैं, संस्कृत में कितने सारे हैं, पंजाबी में, तमिल में, आप वर्ल्ड वाइड सेटिस्फाई कर नहीं पाओगे लैटिन में। फिर क्या हुआ, कुछ कंट्रीज ने अपने अपने बनाने शुरू कर दिए, है ना। तो बाद में जितने भी हमारे ये अलग अलग करेक्टर सेट्स थे, उनको लेकर एक करेक्टर सेट बनाया गया और वो ज्वाइंट एफर्ट था, उसमें यूएस का या किसी पर्टिकुलर कंट्री का इंडिविजुअल रोल नहीं है, सबका रोल था, एक ज्वाइंट एफर्ट था। और उसका नाम पड़ा यूनिकोड करेक्टर सेट। यूनिकोड करेक्टर सेट में 65,536 करेक्टर्स को इंक्लूड किया गया, 65,536 करेक्टर यूनिकोड के अंदर रखे गए। अब कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर बनाई जा रही है और बनाने वाला ASCII करेक्टर सेट को अडॉप्ट करता है, तो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम प्रोग्राम बनाते समय या प्रोग्राम को आउटपुट में दिखाते समय सिर्फ 128 करेक्टर्स का ही इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर किसी ने लैटिन करेक्टर सेट को अडॉप्ट किया है तो ये बढ़कर 256 हो जाएगा, और अगर किसी ने यूनिकोड करेक्टर सेट को अडॉप्ट किया हुआ है तो ये संख्या बढ़कर 65,536 करेक्टर हो जाती है, ठीक है। अब समय आगे बढ़ता चला गया, बहुत सी कंट्रीज अपने अपने नए सिंबल, जैसे इंडियन करेंसी का नया सिंबल आ गया, अब वो भी तो दिखाना पड़ेगा कंप्यूटर में। अगर भाई आप कोई भी ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजेक्शन करना चाहते हो तो हर कंट्री वाला चाहता है कि मेरा सिंबल आना चाहिए आउटपुट में। तो अब अगर हम देखें तो बहुत से करेक्टर्स हैं यूनिकोड में जो नहीं आ पाएंगे, अब समय के साथ चीजें बदल रही हैं और तेजी से। और आजकल अगर हम फेसबुक देखें, व्हाट्सएप देखें, तो इमोजीज का कॉन्सेप्ट आ गया है। इमोजी एक इमेज नहीं होते, इमोजी एक करेक्टर होता है। इमोजी को करेक्टर के अंदर रखा है, जैसे ABCD एक करेक्टर है, उसी तरह से इमोजी भी एक करेक्टर होता है, हर इमोजी एक करेक्टर है। तो सर ये तो हर वर्जन में बढ़ते चले जा रहे हैं, व्हाट्सएप को, फेसबुक अपने बढ़ते चला जा रहा है, रुक ही नहीं रहे हैं, तो नए नए इमोजी आते चले जा रहे हैं हमारे। तो अब उनको कैसे दिखाएं प्रोग्रामिंग के अंदर, तो डिसाइड हुआ यूनिकोड को ही बनाए रखते हैं, यूनिकोड के वर्जन रिलीज कर देते हैं। जो सबसे पहला आया उसको बोलेंगे यूनिकोड वर्जन 1, फिर अगला वाला वर्जन 2, करते 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 अगर हम देखें तो आज हम यूनिकोड के वर्जन 15 पर आ चुके हैं। यूनिकोड का वर्जन 15 चल रहा है और लगभग 1.5 लाख करेक्टर इसके अंदर आ चुके हैं अराउंड, एग्जैक्ट अभी मैं दिखा दूंगा, रटने की याद करने की जरूरत नहीं है, एक आइडिया होना चाहिए कि यूनिकोड का वर्जन 15 हमारा चल रहा है और इसमें 1.5 लाख करेक्टर अराउंड हमारे आ चुके हैं। अब कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब बनाई जाती है तो उस समय जो भी करेक्टर सेट अवेलेबल है, तो वैसे तो यूनिकोड अवेलेबल है, तो यूनिकोड का कौन सा वर्जन आ चुका है उसको वो अडॉप्ट कर लेती है। अब हम अगर बात करें पाइथन की, तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 2.7 वर्जन से यूनिकोड को सपोर्ट करती है। उसके पहले के जितने वर्जन रहे वो सब ASCII को सपोर्ट करते थे। तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पाइथन वर्जन 2.7 से अब हम यूनिकोड करेक्टर्स को भी प्रोग्राम लिखने में यूज कर सकते हैं या आउटपुट दिखाने में यूज
कर सकते हैं। उससे पहले पाइथन एस्काई करेक्टर सेट को ही सपोर्ट करती थी। ठीक है, सी आज भी एस्काई करेक्टर को ही सपोर्ट करती है, सी के अंदर बाकी करेक्टर सपोर्ट अभी भी नहीं है। अब सर पाइथन का 2.7 फर्स्ट वर्जन था जो यूनिकोड को सपोर्ट करता था। तो यूनिकोड के भी तो आपने 15 वर्जन बता दिए, यूनिकोड का कौन सा वर्जन सपोर्ट करता होगा? तो अब देखो ये लॉजिकल बात हो गई कि जिस समय पाइथन का ये वर्जन बन रहा था उस टाइम पर यूनिकोड का कौन सा लेटेस्ट वर्जन था, जो भी लेटेस्ट रहा होगा वही पाइथन ने सपोर्ट करा होगा। आज हम पाइथन 3.11 पढ़ रहे हैं, तो अब हम ये बोलते हैं कि पाइथन में यूनिकोड चलता है, ये नहीं बताते हैं कि यूनिकोड का कौन सा वर्जन चल रहा है। ये तो हर 3 महीने बाद पाइथन अपडेट होती रहती है, और जब पाइथन अपडेट हो रही है उस समय का जो लेटेस्ट रहा होगा वो यूनिकोड पाइथन ने अडॉप्ट कर लिया हो। अब जैसे यूनिकोड का जो वर्जन 15 है ये अभी 2 महीने पहले रिलीज हुआ है, उससे पहले था ही नहीं। तो अब पाइथन का कोई ऐसा वर्जन जो 2 महीने के दौरान रिलीज हुआ होगा तो ऑब्वियसली उन्हें अपडेटेड वाले को रखा होगा, और अगर उससे पहले रिलीज हो गया होगा तो यूनिकोड का भी पुराना वाला वर्जन हो। अब एग्जैक्ट नंबर कितने हैं ये याद करने की जरूरत शायद नहीं है, फिर भी अगर हम गूगल से पूछना चाहें तो पूछ तो सकते ही हैं। यूनिकोड वर्जन 15। एक लाख 49,000, तो 1.5 लाख कहने में कोई गलत तो नहीं है ना? 1,49,186 करेक्टर है। और अभी जो 15 वाला वर्जन है उसमें उन्होंने नए करेक्टर ऐड करे हैं 4489, जिसमें 20 नए इमोजी ऐड करे हैं। कुछ आइडियोग्राफ्स ऐड करे हैं, ये आइडियोग्राफ चाइना के हैं, जापानीज है, कोरियन है, तो हर किसी का ध्यान रखा जा रहा है। चलो तो यहाँ से, और एक कब रिलीज हुआ था? 13 सितंबर, मतलब 2 महीने 3-4 दिन हुए हैं। ठीक है, आज हम 18 नवंबर को हैं, 13 अक्टूबर, 13 नवंबर, 2 महीने हो गए, 5 दिन और लगा लो। अब पाइथन का जो हम लेटेस्ट वर्जन पढ़ रहे हैं 3.11, अगर वो इसके पहले का है तो ऑब्वियसली पाइथन में यूनिकोड 14 चल रहा होगा, अगर वो इसके बाद का है तो पाइथन में यूनिकोड वर्जन 15 चल रहा होगा। ठीक है, तो हमें इन बातों पर नहीं जाना है कि वर्जन क्या है, हमें बस एक मोटे कॉन्सेप्ट पर टिके रहना है कि हाँ ये सब होता है। और इससे हमारी लाइफ पर क्या फर्क पड़ेगा? हमारी लाइफ पर फर्क पड़ेगा कि एज ए प्रोग्रामर हम प्रोग्राम में क्या करेक्टर्स यूज कर सकते हैं, या आउटपुट दिखाने में क्या करेक्टर्स यूज हम कर सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा एक एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। हम अगर अमेजन, फ्लिपकार्ट, गूगल, इन तीन की बात करें, क्योंकि इन तीन को शायद हर कोई जानता होगा, गूगल, अमेजन, फ्लिपकार्ट। तो अमेजन वाले क्या चाहेंगे कि भारत के हर इंसान से ऑर्डर मिले, जो भारत का आखिरी इंसान है वो भी अमेजन का यूज करके ऑर्डर प्लेस करे। बट समस्या क्या है, भारत में 147 करोड़ की हमारी पॉपुलेशन हो गई है, उसमें से 90% लोग अगर हम देखें तो ये चाहते हैं कि हमारा हिंदी में इंटरफेस होना चाहिए। मोस्टली पॉपुलेशन में सबको इंग्लिश नहीं आती, तो अमेजन वाले के साथ तो समस्या हो गई कि उसका जो एक ड्रीम था कि भारत के हर इंसान से ऑर्डर मैं लूंगा, तो पहले हर इंसान को अमेजन यूज करना आना चाहिए। इंटरनेट चलो पहुंचा दिया किसी तरह से, अब हर किसी के पास इंटरनेट है, स्मार्टफोन सबके पास आ गए, कोई भी हो, लेकिन वो इंटरफेस पे जो दिख रहा है, मोबाइल में जो दिख रहा है वो भी तो समझ में आना चाहिए। सिर्फ मोबाइल और इंटरनेट पहुंचाने से क्या हो जाएगा? तो अब यहाँ पर रोल किसका आ गया कि अमेजन अपने वेबसाइट का या मोबाइल ऐप का जो यूजर इंटरफेस है वो कैसे दिखाए, इंग्लिश में दिखाए कि हिंदी में दिखाए, उर्दू में दिखाए, किस में दिखाए? इंग्लिश में दिखाएगा तो हर कोई ऑर्डर कैसे करेगा? फिर तो लिमिटेड लोग ही ऑर्डर कर पाएंगे। तो दो रास्ते हैं,
अमेजन के पास पहला रास्ता क्या है, भारत के हर इंसान को इंग्लिश सिखा दो। दूसरा रास्ता क्या है, अपने आप को हिंदी सिखा ले। और तो कोई सोल्यूशन है ही नहीं। तो आप दूसरे को कैसे बदल सकते हो भाई, आप अपने आप को बदल सकते हो, आपका कंट्रोल आपके ऊपर होता है। दूसरे को थोड़ा ना होता है, वो तो इलीगल होता है अगर आप दूसरे में बदलते हो कुछ तो, है ना। तो अमेजन को ये बात समझ में आती है कि भी खुद को बदला जा सकता है, दूसरे को नहीं। तो उन्होंने अपने आप को हिंदी सिखाई, बाकी सबको अंग्रेजी नहीं सिखाई, है ना। तो अब अपने आप को हिंदी सिखाई का मतलब क्या है, अमेजन ने अपने आप को उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेवलप कराया जिसमें यूनिकोड करेक्टर होते हों, क्योंकि यूनिकोड के अंदर ही तो ABCD की जगह काका का लिखा जा सकता है। तो अब ये बताओ, ये तो हम भारत के लोग हैं इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं, चाइना वाले ये नहीं चाहेंगे कि यही अमेजन चाइना में जब बिजनेस करने जाए तो यूजर इंटरफेस चाइनीज करेक्टर में आना चाहिए। तो अब अमेजन वाला अपने आप को चाइना सिखा ले, मतलब एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपनी एप्लीकेशन को डेवलप करवाए जिसमें चाइनीज करेक्टर की सपोर्ट होती है। तो आंसर किसका मिलेगा, यूनिकोड का। तो सोचो, हमें नहीं पता अमेजन ने अपनी मोबाइल एप्लीकेशन, अपनी वेबसाइट किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेवलप कराई है, लेकिन ये 100% श्योर है कि जिस भी लैंग्वेज में कराई होगी वो लैंग्वेज यूनिकोड को सपोर्ट करती होगी। अदरवाइज पॉसिबल नहीं था कि आप हर लैंग्वेज में यूजर इंटरफेस दिखा पाओगे। तो फिर तो गूगल भी यही कर रहा होगा, हमने कहा। अब तो हर किसी में सर्च कर लो, हिंदी में कर लो, उर्दू में कर लो, किसी में कर लो। तो अब मुझे लग रहा है सारी वेबसाइट, व्हाट्सएप ने अनाउंस करा है, अब व्हाट्सएप हिंदी में चल ही रहा है। पेटीएम ने अनाउंस करा है रिसेंटली अभी कि हम भी हिंदी में आ रहे हैं। तो आने वाले टाइम में पेटीएम का पूरा एप्लीकेशन हिंदी के लिए डेवलप हो रहा है, जल्दी रिलीज हो जाएगा अभी। ठीक है। तो हर कोई, हिंदी की बात नहीं चल रही है, हर कोई कंट्री ओरिएंटेड काम करना चाह रहा है। टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो गई है कि अब हर कोई ये कह रहा है कि नहीं, हम अपने में ही रहेंगे, आपको काम करना है तो हमारे अकॉर्डिंग अपने आप को बना लो, हम आपके अकॉर्डिंग नहीं बनाएंगे। पहले होता था कि चलो यार मजबूरी है, सीख लेते हैं जो आप कहोगे। अब वो खत्म हो चुका है, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है हमारी, है ना। तो अब यूनिकोड को हम कैसे लिखेंगे, हमारे कीबोर्ड में क्या 65,000 या 1.5 लाख कीज है, क्या हर करेक्टर को हम अपने कीबोर्ड से टाइप कर लेंगे। जो आपने आज बताया 1,49,000 करेक्टर होते हैं यूनिकोड में, तो क्या इतनी कीज है हमारे कीबोर्ड में। चलो एक की से दो काम करा लोगे शिफ्ट के साथ और बिना शिफ्ट के साथ, तो फिर भी 75,000 कीज कहाँ से लाओगे कीबोर्ड में। और ऐसा कीबोर्ड बना पाना पॉसिबल नहीं होगा जिसमें सारी कीज रख दी जाए, हर करेक्टर की रख दी जाए। तो फिर इसका सोल्यूशन निकाला गया कि यूनिकोड के अंदर जितने भी करेक्टर्स हैं, हर करेक्टर को एक यूनिक कोड दिया गया। अब वो यूनिकोड कैसे लिखा जाता है, स्ट्रिंग के फॉर्म में लिखा जाता है। कैसे, अगर आपको अपने प्रोग्राम में यूनिकोड लिखना है तो स्ट्रिंग के अंदर आप यूनिकोड लिख सकते हैं। कैसे लिखोगे, इंग्लिश के लेटर का यूज करके यूनिकोड बनाया जा सकता है, क्योंकि इंग्लिश की कीज हर कीबोर्ड में होती है जनरली। तो अब स्ट्रिंग के अंदर एक स्पेशल करेक्टर है \u। तो अगर आप पाइथन की स्ट्रिंग में \u से कुछ भी स्टार्ट करते हैं तो आगे जो भी लिखा जा रहा है वो क्या कहलाएगा, यूनिकोड करेक्टर कहलाएगा। अब हमें सीखना होगा कि ये क्या होता है, पहले से किसी को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, हमें सीखना होगा। तो सीख लेते हैं। तो एक वेबसाइट है जिसका नाम है रैपिड टेबल। उसको आप सर्च करें अगर गूगल पे जाकर, रैपिड टेबल्स स्पेस यूनिकोड। तो इस वेबसाइट पर बड़ी आसानी से किसी भी यूनिकोड करेक्टर का यूनिकोड मिल जाता है। तो इसे ओपन करेंगे, पहले लिंक आएगा। देखो ये करेक्टर है। अब जैसे कैपिटल ए है, अब मुझे कैपिटल ए को प्रोग्राम में यूज करना है। तो सर कैपिटल ए को तो मैं कैपिटल ए की तरह ही यूज कर सकता हूँ क्योंकि इसकी तो की मेरे प्रोग्राम में होती है।
तो सर इसमें कौन सी बड़ी बात, हमने कहा नहीं बड़ी बात अब आएगी। अब आप कैपिटल ए को सेलेक्ट करिए, इसका यूनिकोड जनरेट हो गया U+0041। और पाइथन प्रोग्रामिंग या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जितनी भी हैं उनके लिए ये वाला यूनिकोड चलेगा। तो मैंने कॉपी करा और मान लीजिए ये लिख दिया, दोनों का मतलब एक ही है। तो सर मैं ऐसे क्यों लिखूंगा, बिल्कुल नहीं लिखना चाहिए। कब, जब आपके पास सीधे कीबोर्ड में इसकी की है तो क्यों ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। लेकिन एक चीज समझ में आ गई कि अगर मुझे कोई ऐसा करेक्टर प्रिंट करना हो जिसकी की नहीं है हमारे कीबोर्ड में, तो इस तरह से तो मैं कर ही सकता हूँ ना फिर, जैसे मैं करके दिखाता हूँ। आगे बढ़ते हैं, देखिए सिंबल आ गए, और आगे बढ़ो, ये और आ गए, पाई, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलन, ईटा, थीटा, ओमेगा। ये सब हमने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में सुन रखे हैं, पढ़ रखे हैं, बट कंप्यूटर में कभी हमने टाइप नहीं करे होंगे, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं था, की नहीं है हमारे पास, कहाँ से टाइप कर लेंगे। तो अगर मुझे मान लीजिए ये बनाना है, अल्फा बनाना है, इसको सेलेक्ट किया, अल्फा का यूनिकोड आ गया, \u 03B1। सर ऐसे तो हम 1.5 लाख करेक्टर यूज कर सकते हैं, चीज हमारी जितनी है उन्हीं से काम हो जाए। क्यों, क्योंकि जो यूनिकोड बनाने का प्रोग्रामिंग में सिंटैक्स रखा है उसमें इंग्लिश वाले लेटर, इंग्लिश की डिजिट यूज होती है, और ये तो हर कीबोर्ड में होती है। ठीक है, तो सर हिंदी के भी होंगे, हमने कहा आगे बढ़ो, हिंदी का भी आ गए। अब जैसे मुझे का लेटर प्रिंट करना है हिंदी का, तो सेलेक्ट करा, ये आ गया /U91। अब सर मुझे का के साथ खा भी प्रिंट करना है, तो /U0916। 15 तो उसका 16 होगा, मतलब एक साइंस लगाया मैंने, मुझे नहीं पता होगा नहीं होगा, मैं तो बस एक साइंस लगाया। तो हिंदी में अपना नाम लिख सकते हैं, हमने क्यों नहीं लिख सकते। आ का डंडा, ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, हर किसी का यूनिकोड अलग होगा। अब आपको भारत लिखना है तो भा का यूनिकोड अलग होगा, फिर आ का डंडा, उसका यूनिकोड अलग होगा। ठीक है सर, एक चीज बताइए, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो जाएगा अगर आप एक पैराग्राफ लिखने को दे दो हमारे लिए हिंदी में? तो हमने कहा कॉम्प्लिकेटेड तो हो ही जाएगा, लेकिन अगर हम आज की बात करते हैं तो हमारे पास बहुत सारी हाई लेवल लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं जिनका यूज हम करते हैं एक्चुअल में कोडिंग करने के लिए। जैसे गूगल ने अपनी लाइब्रेरी बना रखी है, गूगल ट्रांसलेटर करके। तो गूगल ट्रांसलेटर लाइब्रेरी में क्या है, आप इधर से पास करो अपना सोर्स लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, तमिल, पंजाबी, जो भी है, और 2 लैंग्वेज बताओ किसमें इसको ट्रांसलेट करना है, कन्वर्ट करके आपको दे दी जाएगा। बीच में जो प्रोसेस हो रहा है उस प्रोसेस में यही यूज हो रहा है। तो गूगल के डेवलपर्स ने काफी मेहनत, काफी टाइम तक करने के बाद ऐसी लाइब्रेरीज बना दी है जो अब हमारे और आपके लिए लगता है कि एक सेकंड काम है। आप किसी पैराग्राफ को विद इन अ सेकेंड किसी भी दूसरी लैंग्वेज में इस तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं। लेकिन एक बार तो किसी न किसी को मेहनत करनी ही थी, गूगल ने वो मेहनत कर ली है। एक टीम गूगल ने इसी काम में लगा रखी थी, हर कंट्री के अंदर जाते थे वो लोग, और हर कंट्री में जा जाकर वे करेक्टर्स को समझते थे क्या है कैसे है, फिर उनके यूनिकोड को समझते थे क्या है, तब जाके उन्होंने एक ऐसी लाइब्रेरी बनाई। तो 2 दिन या 2 महीने में नहीं बन गई होगी, कई साल में वो लाइब्रेरी बनकर तैयार हुई होगी जो गूगल के डेवलपर्स ने यूज करी है। तो आप बोलोगे गूगल का फायदा क्या हुआ, गूगल ने उनको अपने प्रोजेक्ट्स में यूज कराया ना बहुत सारे, और फिर उनसे वो अपना बिजनेस करता है। अब गूगल ये भी कह रहा है कि मैं तो बिजनेस कर ही रहा हूँ, एक काम करो, बाकी किसी को अगर चाहिए तो ले जाओ मुझसे, क्या दिक्कत आ रही है। तो टेक्नोलॉजी में ये बहुत अच्छा है कि अगर किसी ने कोई चीज बनाई है
तो वो ऐसा नहीं है छुपा के रखता है कि मैं नहीं बता रहा आगे, तो अगर नहीं बताओगे और दूसरे को जरूरत पड़ेगी तो फिर से वो शुरू से शुरू करेगा। तो ऐसे तो हम कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे टेक्नोलॉजी में, कि जिसने जो बना दिया छुपा के रख लिया, अब दूसरे को जरूरत हो फिर से उतना टाइम उतना समय फिर लगा रहा है, अपने एफर्ट लगा रहा है उसी काम को करने में। ये तो तरीका सही नहीं है, फिर तो टेक्नोलॉजी बहुत पीछे रह जाएगी हमारी। तो कुछ लोग ओपन सोर्स कर देते हैं कि चलो ठीक है, मैंने करा, यूज कर लिया, अब आप ले जाओ, आप अपना यूज करो, आगे बढ़ो। कुछ लोग कहते हैं नहीं कुछ पैसे तो लेंगे, तो कोई बात नहीं, पैसे ले लो लेकिन एक्सपोज तो करो उसे मार्केट में, दो तो यूज करने के लिए, ताकि वो आगे बढ़े, अपना कुछ काम करे। पैसे ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो गूगल ने डिसीजन ऐसे लिए कि जो सीखने वाले हैं उनके लिए फ्री है, और जो बिजनेस करने वाले हैं उनके लिए पेड है। सर समझ नहीं आया कि फ्री भी और पेड भी। हमने कहा देखो, आप गूगल मैप चलाते हो, फ्री है, ओला वालों से पूछो, वो कहेंगे गूगल तो पैसे ले रहा है हमसे। ओला की भी तो, उबर की, ओला की अपनी ऐप आती है, उनके तो अपने मैप चलता है जिसमें आप ट्रेस कर सकते हो कहाँ चल रही कार उनकी। तो उन्होंने थोड़ी बनाया मैप, उन्होंने किससे लिया होगा? ओला ऐप जब बनाई गई होगी तो ओला ऐप के अंदर गूगल मैप यूज करा गया है। अब गूगल मैप को जब गूगल से लिया गया होगा तो उसने चार्ज करा होगा ओला ऐप बनाने वाले से, कितना खर्चा आएगा तुम्हारा? हमसे नहीं कर रहे हैं, उनसे कर, क्योंकि वो बिजनेस कर रहे हैं तो गूगल उनसे बिजनेस कर रहा है। समझ में आ रही है कहानी? हम गूगल पर ड्राइव पर डेटा अपलोड कर देते हैं, उसकी एक लिमिट होती है 15 GB। 15 GB के बाद अगर आप डेटा रख रहे हो, मतलब आपका लर्निंग वाला डेटा नहीं है, अब वो बिजनेस वाला डेटा होगा जिससे आप पैसे कमा रहे होगे। गूगल क्या बोलेगा? खरीदो अब मुझसे। 15 GB तक आप मेल अपना बना सकते हो, 15 GB के बाद अगर मेल आएगा तो आपका आएगा ही नहीं, ओवरफ्लो, पुरानी डिलीट करो। आप बोलोगे नहीं यार मेरे तो सारी मेल इंपॉर्टेंट है, क्या बोलेगा गूगल? खरीदो फिर अब। तो ये अच्छा अप्रोच है कि जो सीखने वाले हैं उनके लिए फ्री कर देते हैं, और जो बिजनेस कर रहे हैं हमारी चीजों का यूज करके, तो हम भी उनसे बिजनेस करेंगे, अब उन्हें फ्री में नहीं देंगे। तो इस मामले में गूगल की अप्रोच बहुत क्लियर है। आप में से किसी को नहीं पता कि गूगल कहाँ से कमा रहा होगा, क्योंकि आपको तो हर चीज गूगल की फ्री मिल रही है। लेकिन मैंने 2 एग्जाम्पल दे दिए, गूगल यहाँ से कमा रहा है, और पता नहीं कितने सारे हमारे गूगल के सोर्स हैं रेवेन्यू जनरेट करने के, जहां पर हम लोगों को लगता है सब फ्री फ्री है, लेकिन काफी लोगों से पैसे बना रहा है गूगल। गूगल की बहुत सारी सर्विसेज हैं जिनका जब आप यूज करने जाओगे तो चार्जेबल होती हैं वो सब। अच्छा, अब ये जो सामने लिखा हुआ है प्रोग्राम, मान लीजिए अचानक से अभी क्लास में कोई एंटर कर जाए, है ना, और वो ये देखने लगे, उसको बहुत ज्यादा कॉन्टेक्स्ट नहीं पता है कि हम क्या पढ़ रहे थे, तो उसे क्या समझ में आएगा क्या लिखा हुआ है? ये शायद कुछ भी नहीं आएगा। उसे क्या पता हम यूनिकोड पढ़ रहे हैं? क्यों? क्योंकि मैंने क्या कंडीशन रखी है कि माना अभी कोई क्लास में एंटर हुआ है नया, ठीक है, तो अब क्या होगा? कोड उसको समझ में नहीं आएगा। अच्छा सर एक बात बताइए, ये एक डेवलपर है जो C1 कंपनी में काम कर रहा था, इसने एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ, आधा ही हो पाया, और इसने दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली। अब दूसरा डेवलपर आया C1 में, उसको काम दिया गया आगे का कोड लिखो। ये आप हो, कैसे लिखोगे? आपको क्या पता कि जो ये लिख रहा था कोड, इसमें कितने वेरिएबल सोच रहा था, क्या लूप लगा रहा था, इसके दिमाग में जो चल रहा होगा उसके हिसाब से तो कोड बना रहा होगा। अब तो ये चला गया इंसान, अब नए इंसान से कहा गया इस कोड को पूरा करो, अरे पहले समझ तो ले क्या लिखा जा रहा है, क्या सोच रहा है, क्या पर्पज चल रहा है, ऐसे कैसे लिख दोगे आप आगे? कोई टाइपिंग थोड़ी करनी, देख देख कर टाइप करना है, फिर तो किसी से करा लो, टाइप करना हो देख देख कर तो समझना पड़ेगा ना पूरा फ्लो कोड का, क्या चल रहा है, क्या लिख रहा था वो। तो अभी क्या बोलेगा? ये बोलेगा मैं, मुझे टाइम दो, पहले पूरा कोड समझ तो लूं कि जो पहले लिखा गया है वो क्या लिखा गया है, तब मेरी समझ में आएगा, तब मैं आगे जाकर कोड कर पाऊंगा। अब ये कंपनी का मालिक है, C1 कंपनी का मालिक है, इसके नजर से सोचो, ये क्या बोलेगा? यार इस कोड को लिखने के पैसे मुझसे ही ले गया, क्योंकि सैलरी तो उसने ली है,
सैलरी आप भी लोगे, नया कुछ नहीं कर रहे हो, वही कोड पर आप काम कर रहे हो, वही कोड पर वो काम करके जा चुका है, सैलरी दोनों ले रहे हो, मेरा तो बहुत नुकसान हो जाएगा ऐसे। तो कल को आप भी चले गए तो तीसरा आ गया तो मेरा तो कोड ही आगे नहीं बढ़ेगा, फिर वो कहेगा मैं समझूंगा अभी। और ये जेन्युइन प्रॉब्लम है, इसको ही पता है कि नया आदमी अचानक से कैसे कोड बना देगा। लेकिन ये भी क्या बोले, ये बोल रहा है ऐसा तो मैं लॉस में चला जाऊंगा, क्योंकि जिसने ये प्रोजेक्ट बनवाया है वो क्लाइंट है, उससे क्या मतलब आपके यहाँ कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो सर इस समस्या का समाधान, ये तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, है, होनी जाएगी है। इसका समाधान क्या है, अलग अलग लेवल पर अलग अलग समाधान है, लीगल इलीगल अलग तरह के सॉल्यूशन है। तो कुछ लीगल सॉल्यूशंस की बात करते हैं क्या क्या है। सबसे पहला सॉल्यूशन क्या बताया गया कि, हाँ बोलिए, आप जा सकते। तो पहला सॉल्यूशन क्या बताया गया कि हमारा एक कोडिंग करने का स्टैंडर्ड डेवलप कर लेते हैं। कोडिंग करने का जो स्टैंडर्ड है, क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है कि जब भी कोई प्रोग्रामर कोड लिखेगा तो हम उससे बोलेंगे कि आप कोड में बता दो कि क्या लिख रहे हो, लिख दो ऐसे करके, दिस इज यूनिकोड कॉन्सेप्ट। हमने कहा अब सही है। अब अगर कोई अचानक से नया क्लास में बंदा एंटर कर जाए तो उसे पता होगा कि आगे जो लिखा गया वो क्या लिखा गया। लेकिन सर ऐसे लिख सकते हैं हम, ऐसे लिख सकते हैं दिस इज यूनिकोड कॉन्सेप्ट, जब रन कराएंगे तो इंटरप्रेटर मना कर देगा। क्यों, क्योंकि ये पाइथन के बताए गए सिंटैक्स के अकॉर्डिंग नहीं, क्योंकि आप जो लिख रहे हो अपने मन से कुछ नहीं लिख सकते। जो लिखना है पहले उसका सिंटैक्स पूछना पड़ेगा पाइथन से कि हम ये चाहते हैं, अब बताओ कैसे लिखा जाता है ये। अगर आपने कैसे लिखा जाता है वाला क्वेश्चन नहीं पूछा तो फिर तो हिट एंड ट्रायल है, रैंडमली कुछ भी लिख रहे हो, नसीब है चल गया तो ठीक है, नहीं तो नहीं चला। तरीका ये नहीं है, तरीका है कि आप जो चाहते हो पहले लैंग्वेज से पूछो कि हम ये चाहते हो ये होगा कैसे, लैंग्वेज उसको लिखने का सिंटैक्स बताएगी, वो सिंटैक्स को सीखो फिर उस चीज को लिखो। तो पाइथन ने सिंटैक्स बताया कि अगर आप किसी भी कोड का डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हैं तो उसको हम बोलते हैं कमेंट। और पाइथन में कमेंट लगाने के लिए हैश प्रीफिक्स का यूज किया जाता है। तो कोई भी टेक्स्ट आप लिखें बिना स्ट्रिंग के बिना डबल कोट के और वो हैश से स्टार्ट हो तो उसको हम क्या बोलते हैं पाइथन में कमेंट। और कमेंट इग्नोर होता है बाय इंटरप्रेटर। कमेंट में क्या लिखोगे उसमें कोई एरर चेकिंग नहीं होगी, कमेंट का कोई बाइट कोड मशीन कोड नहीं बनेगा, कमेंट आउटपुट में नहीं आएगा, कमेंट सीधा इग्नोर कर दिया जाएगा। फायदा क्या हुआ, अरे फायदा आउटपुट देखने वाले के लिए नहीं है, हम हमेशा आउटपुट की नजर से कोड नहीं बनाते हैं। हम एक प्रोग्रामर है, हम एक दूसरे प्रोग्रामर को ध्यान में रखकर ये बात लिख रहे हैं कि ये यूनिकोड के बारे में बताया जा रहा है। अब इस प्रोग्राम को मेरे जैसा कोई दूसरा प्रोग्रामर पढ़ेगा, उसको फायदा होगा कि अच्छा ये यूनिकोड की बात चल रही है, आउटपुट देखने वाले का कोई फायदा नहीं है है ना। तो ये एक प्रैक्टिस बताई गई कि जब भी आप अपना कोड बनाएंगे आपको हमेशा अपने कोड का कमेंट लिखना चाहिए। इवन कुछ एमएनसीज में तो ये गाइडलाइंस है कि अगर आप नहीं लिखते हैं तो आपको फायर भी किया जा सकता है। क्यों, क्योंकि आप गलत अप्रोच फॉलो कर रहे हैं, आप दूसरे के लिए परेशानी करके जा रहे हैं। सोचो आप जहां जा रहे हो वहां पर ऐसा निकल आया तो आप परेशान नहीं होगे फिर वहां पर। तो सभी के लिए है, तो ये एक ग्लोबल स्टैंडर्ड बना दिया गया है ना। स्टार्टअप कंपनीज में छोटे मोटे में इतना फॉलो नहीं करते हैं, बट अगर हम एक एमएनसी की बात करें लाइक टीसीएस इन्फोसिस इन लेवल पर बात करें या इनसे ऊपर चले जाएं तो ये प्रॉपर गाइडलाइंस है कि कोड बनाते समय आपको क्या करना होगा, आपको कमेंट का यूज करना होगा। ठीक है, तो कमेंट इंटरप्रेटर इग्नोर करेगा, कितना लिखोगे जितना चाहे उतना आप अपना लिख सकते हैं। जब भी कमेंट लगाओगे तो इसका मतलब मैं ये नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको कि पूरी पाइथन में जहां हैश लगेगा वो कमेंट होगा। सोचो अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूं तो क्या मैं ये कह रहा हूँ कि ये कमेंट है, नहीं। तो कमेंट कब है, जब वो बिना स्ट्रिंग के लिखा जाए। सोचो अगर मैं ऐसे लिख दूं तो अब इसके आगे जो लिखा हुआ है वो कौन हो गया, कमेंट हो गया। तो सर अब इसका मीनिंग क्या है, फिर कुछ नहीं है, क्या आ जाएगी फिर हमारी ये एरर।
है ना, इस नाम से तो कुछ नहीं है। तो बिना स्प्रिंग नोटेशन में अगर हैश कहीं भी आ जाए तो वो क्या बन जाता है, उसके आगे का हिस्सा कमेंट बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह से पाइथन के अंदर कमेंट का कॉन्सेप्ट आता है। तो ये वाला हमारा जाने अनजाने में यूज है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि कमेंट हम क्यों पढ़ते हैं तो क्या आंसर देंगे उसका? डिस्क्रिप्शन अबाउट कोड, या टू एनहेंस और टू इंक्रीज द रीडेबिलिटी ऑफ सोर्स कोड। तो टेक्निकल वर्ड होगा सोर्स कोड। सोर्स मतलब क्या होता है? कोई भी चीज जो यहाँ से शुरू होती है, तो शुरू कहाँ से हुई, हमने लिखा, शुरुआत यही है इसकी, तो जो हमने लिखा उसको क्या बोलते हैं? सोर्स। रीडेबिलिटी का मतलब होता है रीड कर पाना, कोड को समझ पाना। तो कमेंट हमारे सोर्स कोड की रीडेबिलिटी को बढ़ा देता है ना। तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि आउटपुट की हम बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमने शब्द का इस्तेमाल करा सोर्स को। तो आप ये नहीं कह सकते आउटपुट में नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अगर हम बोलेंगे कि डिस्क्रिप्शन अबाउट कोड, है ना, ठीक है ये चल जाएगा, लेकिन इसमें आउटपुट में कुछ नहीं आ गया, ये वाला सेंस नहीं आ रहा है। और जब मैं क्लियर बोल देता हूँ कि भाई डिस्क्रिप्शन अबाउट सोर्स कोड, है ना, तो ये क्लियर हो जाता है कि भाई कोड जो आप लिख रहे हैं उसके लिए बात करी जा रही है, इसमें आउटपुट का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। पाइथन में एक ही कमेंट होता है, सिंगल लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट के लिए आपको हर लाइन के पहले हैश को लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो मल्टी लाइन स्प्रिंग होती है पाइथन के अंदर, मल्टी लाइन कमेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। आगे चलकर इस पर जब और पढ़ेंगे डिटेल में मल्टी लाइन स्प्रिंग, तो एक बार डिस्कशन कर लेंगे। ऑफिशियली पाइथन में एक ही कमेंट है, दैट इज सिंगल लाइन कमेंट, जो कि हमारा हैश से रिप्रेजेंट करता है। नहीं, लास्ट तक चलेगा। ठीक है, चलिए तो आज हमारा फ्राइडे हो गया, सैटरडे संडे ऑफ रहेगा हमारा। नेक्स्ट क्लास मंडे को होगी, मंडे को मिलेंगे 8:30। कोई क्वेश्चन किसी का हो, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं।